आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 20वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 19 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पुलकित ने जब दोनों की बात सुनी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। यह सोचकर कि चहक ने इतना सब कुछ सहा, लेकिन मैं इस बारे में क्यों नहीं पता लगा पाया। कैसा प्यार था मेरा, मैं उसकी तकलीफ़ों का एहसास क्यों नहीं कर सका। कहते हैं कि प्यार में तो बिना कुछ कहे एक दूसरे की खुशी और गम को पहचान लेते हैं। लानत है मुझ पर, मैं तो फेल हो ही गया था। पर चहक, तुमने ही मुझ पर यकीन कर लिया होता, गिन्नी ने पुलकित से आगे कहा। पुलकित, मुझे माफ़ करना, यह सब चहक के साथ मेरी वजह से ही हुआ है। हाँ गिन्नी, कहीं न कहीं गलती थी तुम्हारी, पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम मजबूर थी। पर देखो, मैं तो उससे प्यार करने का दावा किया करता था, लेकिन मैं भी कभी उसके अंदर के दर्द को पहचान ही नहीं पाया। कहकर उसने टेबल पर जोर से अपना हाथ पटक कर अगले ही पल वह गिन्नी से बोला, यह सब तो ठीक है, पर गिन्नी, आखिरकार जय ने चहक के साथ इतना सब क्यों किया। वह तो दोस्त बनने का दावा करता था और वह भी सुधर चुका था। हाँ, मुझे भी यही लगता था, पर सच्चाई तो तुम जानते ही हो। और हाँ पुलकित, वह बार बार एक ही चीज़ कहता था कि मैं चहक से अपना बदला लेकर रहूँगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, इसको चैन से जीने नहीं दूंगा। जानवी पुलकित को देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मैंने माफ़ करने लायक तो काम नहीं किया है, पर पुलकित, आई नेवर नो, जय इतना गिर जाएगा और चहक के साथ ऐसा कुछ करेगा। मैं भी तो हूँ एक लड़की ही। चहक बेशक किसी से कुछ नहीं कहती थी, पर उसको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है क्या कुछ सहा है उसने। पर चहक ने ऐसा क्या कर दिया जो वह उससे ऐसे बदला लेने के लिए उतारू हो गया, वही तो नहीं पता। चलो ठीक है, जो कुछ हो चुका है उसे तो अब बदला नहीं जा सकता है, पर आज तुम दोनों ने यह बातें बताकर काफ़ी कुछ साफ कर दिया है, जिस कारण आज मुझे फिर से एक उम्मीद की किरण नजर आई है। चहक को जितना सहना था वह सह चुकी है, पर अब नहीं, उसे बेकसूर साबित कर कर ही रहूंगा। अब चाहे कमिश्नर सर या फिर कोई भी चहक के अगेंस्ट कहे, यह एविडेंस बहुत काम आएंगे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे केस से रिलेटेड बहुत काम है, कल हियरिंग भी है। अब कैसी है? फिलहाल वह डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में है। मेरी भी उससे कई दिनों से कोई मुलाकात नहीं हुई है, पर उसके डॉक्टर से मेरी रोज़ बात हो जाती है। उन्होंने मुझे बताया है कि वह अब काफ़ी ठीक है, ट्रीटमेंट पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है, जिसकी वजह से कल केस के सिलसिले में उसकी कोर्ट में पेशी भी है और तुम्हें वहां गवाह के रूप में आना ही होगा। जो कुछ तुम दोनों ने मेरे सामने कहा है, क्या यह कोर्ट में कह पाओगी ना? हाँ पुलकित, मैं चहक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसने मेरे लिए बहुत कुछ सह लिया, अब और नहीं। मैं उसके साथ कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसको बचा कर रहूँगी। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। वह लोग बातों बातों में रेस्टोरेंट के बाहर आ पहुँचे, जहाँ से पुलकित सीधा पुलिस स्टेशन आ गया और वहाँ बैठकर चहक के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा। उसको सारी बात समझ आ रही थी, पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जय ने चहक के साथ ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या राज है। तभी शंकर ने अंदर आकर कहा, सर, जय की कॉल हिस्ट्री में जितने नंबर मिले हैं वह मोस्टली ड्रग एजेंट के थे। हमने उन नंबर की लोकेशन के अनुसार उन सब ड्रग्स एजेंट को पकड़ लिया है और उन सब का बयान ले लिया है। सबके बयानों से एक ही बात पता चलती है कि ड्रग्स का जो काम था वह चहक नहीं बल्कि जय संभालता था। यह सब तो सही है शंकर, मुझे सारी बातें समझ आ गई है, पर एक कड़ी से हम अभी भी अनजान हैं। यह अब तक नहीं समझ पाया हूँ कि जय ने चहक के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया होगा। उस वक्त सामने से आते हुए किसी ने पुलकित का नाम पुकारते हुए अंदर आने की परमिशन मांगी। पुलकित ने अपनी नज़रें शंकर से हटाकर सामने देखकर चौंकते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम यहाँ? हाँ मैं ही हूँ, अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ आ जाओ ना, यह भी कोई पूछने की बात है? आओ बैठो। शंकर, इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करवाओ। अरे नहीं नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। शंकर पुलकित की बात मानते हुए बाहर आ गया। पुलकित ने सिद्धार्थ से कहा, तुम ठीक कब हुए? तुम तो कोमा में थे, मैं पूछताछ के सिलसिले में गया था तब पता चला। और अभी यहाँ अचानक पुलिस स्टेशन में इस टाइम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ किसी को इंसाफ दिलाने आया हूँ। पुलकित, जो अब तक बहुत प्यार से बात कर रहा था, अचानक बदले तेवर में बोला, देखो सिद्धार्थ, अगर तुम जय के लिए यहाँ आए हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि जय के साथ जो भी हुआ है वह उसके कर्मों की वजह से ही हुआ है। हाँ सब पता है मुझे, तभी तो मैं यहाँ जय के लिए नहीं बल्कि चहक के लिए आया हूँ। मतलब तुम यहाँ चहक को बचाने के लिए आए हो? पर क्यों? जय तो तुम्हारा भाई था
और चौधरी जी तो कुछ और ही। हाँ, मैं यहाँ चहक के लिए ही आया हूँ। जय मेरा भाई था तो क्या, गलत गलत ही होता है। अब जब मैं जानता हूँ कि जय का ही सारा कसूर है तो मैं कैसे उसकी तरफदारी करूँ। तुम जानना चाहते हो ना कि जय ने चहक के साथ यह सब क्यों किया? तो सुनो, थोड़ा अजीब लगेगा पर उन सब की वजह मैं ही हूँ। जय ने मेरे लिए ही यह सब किया। तुम्हारे लिए? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो कोमा में थे। पुलकित, था पर तुम नहीं जानते। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैंने चहक को प्रपोज किया था, पर उस समय चहक ने मुझे साफ मना कर दिया और बिना घुमाए उसने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि वह मुझसे प्यार नहीं करती है। यह सुनकर मैं बहुत टूट चुका था। जय जानता था कि उस दिन मैं चहक को प्रपोज करने वाला हूँ। जब मैं चहक से मिलने के बाद वापस आ रहा था तब जय की कॉल आई। उसे भी काफ़ी उत्सुकता थी। चहक ने हाँ कर दी जानने के लिए, पर उस वक्त मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाया और मैंने रोते हुए उसे सारी बातें बता दी कि कैसे चहक ने मुझे मना कर दिया। जय ने मुझे रोते हुए सुना तो वह घबरा गया और मुझे संभालने के लिए समझाने लगा, पर उस समय मैं उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं उस समय ड्राइव करते हुए उससे बात कर रहा था। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब मैंने काफ़ी स्पीड में ड्राइव करने लगा। अचानक से मेरी कार के सामने में एक ट्रक आ गया। मैं उस समय गाड़ी का बैलेंस खो बैठा और अगले ही पल मेरी गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ी। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। आगे तो तुम जानते ही हो। जय ने मेरे एक्सीडेंट और कोमा में जाने के लिए चहक को जिम्मेदार माना और उसने उसे मेरे लिए अपना बदला लेने के लिए यह सब किया। यह बात मुझे जब पता चली तो मुझे इस बात की खुशी कम हुई कि मेरे भाई ने यह सब मेरे लिए किया। वह मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरे लिए इस हद तक चला गया। पर अफसोस कहीं ज़्यादा हुआ कि उसने मेरे साथ जो हुआ उसकी सज़ा चहक को दी, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। और इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इसलिए मैं चहक से मिलने आया हूँ ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूँ। कहाँ है वह? वह तो शायद यह सब जानती भी ना हो। सिद्धार्थ, चहक यहाँ नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में है। तुम चहक से अभी तो नहीं? हाँ, पर कल ज़रूर मिल सकते हो। कल कोर्ट में हियरिंग है। क्या तुमने यह सब जो अभी मेरे सामने कहा है वह कोर्ट में कह पाओगे? आई मीन चौधरी जी भी होंगे वहाँ। क्या वहाँ कह पाओगे? सिद्धार्थ सोच में पड़ गया। हाँ पुलकित, जानता हूँ यह सब मेरे लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जब मुझे सच पता है तो मैं भला कैसे हाथ पर हाथ रखकर मुंह बंद किए बैठ सकता हूँ? पापा बेशक आज नहीं समझ रहे हैं, पर देखना, समय के साथ सब समझ जाएंगे। काफ़ी सोचने के बाद ही यहाँ आया हूँ ताकि मैं चहक को बचा सकूं। बहुत कुछ मेरी वजह से उसने सह लिया, पर अब और नहीं। थैंक यू यार, तुमने यह कहकर केस को और भी आसान बना दिया है। कुछ दिनों पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं चहक को कभी बचा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आज लग रहा है यह केस तुम्हारी गवाही से काफ़ी आसान हो गया है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल मिलता हूँ तुमसे, कहकर वह वहाँ से चला गया। पुलकित फिर से फाइल्स में लग गया। काम करते हुए आज भी उसे समय का पता नहीं चला। कई दिनों बाद देर रात उसने इनमें से कुछ फाइल्स अपने साथ लिए और अपने घर पहुंचा। उसने घर आकर शूज निकालते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, जानू कहाँ है? सो गई क्या? उसकी माँ ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, वह तो सो चुकी है। अच्छा माँ, ठीक है, मुझे उससे मिले काफ़ी दिन हो गए हैं, रूम में जाकर आता हूँ उसके। हाँ बेटा, तुम सही ही कह रहे हो। मुझे भी नहीं पता है कि लास्ट टाइम तुम कब आए थे। मिलना तो तूने छोड़ ही दिया, हमारी खैर खबर लेना भी छोड़ दिया। मेरा तो फिर भी ठीक है, पर तुझे एक बार भी उस नन्ही सी जानू का ख्याल भी नहीं आता? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप तो मुझे समझ ही सकती हो, मैंने बताया तो था आपको वह चहक के बारे में। अब क्या करूँ माँ, आजकल इस केस में लगा हुआ हूँ। बेटा मैं समझती हूँ, पर जानू इस बात को नहीं समझती ना, छोटी बच्ची है, हमेशा तेरे नाम की रट लगाए फिरती है, हमेशा पूछती है कि पापा कब आएंगे। आज भी तुझे याद करती हुई सो गई है। माँ बस कुछ दिनों की और बात है। ठीक है चल, भगवान सब अच्छा करेंगे। मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, चल आजा, तू भी खाना खा ले। हाँ कहकर वह हाथ मुँह धोने चला गया और वहाँ से एक बार जानू के कमरे में जाकर उसके सर पर हाथ सहलाते हुए माथे पर किस करके थोड़ी देर वही बैठा हुआ कुछ सोचने लगा कि तभी उसकी माँ की आवाज़ आई। तो दबे पाँव वहाँ से बाहर आकर उसने खाना खाया। उसके बाद अपने रूम में जाकर स्टडी टेबल पर बैठकर केस से रिलेटेड फाइल्स को फिर पढ़ने लगा।
फाइल्स पढ़ने के बाद उसकी नज़र फाइल्स में रखी एक डायरी पर पड़ी। उसने वह डायरी उठाकर देखी तो उसको देखकर याद आया, अरे हाँ, यह तो चहक के घर से मिली हुई डायरी है। उसने वह डायरी खोलकर देखी। उसके पहले पेज पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था, मेरी जिंदगी के हसीन पल। पुलकित ने उसे पढ़ना शुरू किया। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। सब बहुत अच्छा था, पर आज मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो दिखने में बहुत हैंडसम था। किसी स्टार से कम नहीं, पर क्या फ़ायदा, वह सिर्फ दिखने में ही ऐसा था। लेकिन वैसे तो वह किसी अकड़ू से कम नहीं। तभी तो देखो, उसको लड़कियों से दोस्ती करने में पता नहीं कैसी प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, मैं उसके बारे में इतना क्यों लिख रही हूँ। आज मेरे कुछ नए दोस्त भी बने, तान्या, रिया, कुणाल और साथ में कुछ दुश्मन भी। हाँ, सही लिखा, दुश्मन भी। आज से मेरी डायरी में यह शब्द भी आ गए जिस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पन्ने पलटते हुए पुलकित को भी कॉलेज का पहला दिन आ गया। चहक से मुलाकात, उसका उसे किस करना, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना, लेकिन मैंने उसे कैसे मना कर दिया था। वह चहक के एक्सप्रेशन को सोचकर मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए उसने अगला पन्ना पढ़ना शुरू किया। वह अकरू आखिर अपने आप को समझता क्या है? जब देखो मुझसे लड़ता ही रहता है, मुझे बददिमाग बुलाता है। उसको पता नहीं मैं कहाँ से बददिमाग दिखती हूँ। क्या सचमुच में मैं बददिमाग हूँ? ऐसे ही कॉलेज के कितने ही दिनों के बारे में चहक ने यह सब कुछ लिखा हुआ था। जब उसने जय के ऊपर चाय फेंकी थी, पुलकित और कुणाल का उसे हॉस्पिटल लेकर जाना, पुलकित का उसका ख्याल रखना, उसके लिए सैंडविच बनाना, उसकी और पुलकित की बात बात पर लड़ाई, उसका प्रशांत का क्रश आना, कॉलेज ड्रामा, उसको रियलाइज होना कि प्रशांत उसका बस अट्रैक्शन था। हर एक चीज के बारे में लिख रखा था। पुलकित एक एक कर पन्नों को पढ़ते हुए पलटता जा रहा था। ऐसे ही जब उसने अगला पन्ना पलटा तो उसमें काफ़ी सारे हार्ट इमोजी बने हुए थे, जिसे देखकर पुलकित की उत्सुकता पढ़ने के लिए और बढ़ गई और उसने आगे पढ़ना शुरू किया। आज पता नहीं क्या हुआ है मुझे, मेरे मन में ना जाने क्यों बार बार बस पुलकित का ही ख्याल आ रहा है। कितना अच्छा है वह, मुझे हमेशा हर प्रॉब्लम से बचाता है। मेरे बिना कुछ कहे सब समझ जाता है, ना जाने क्यों, पर उसके ख्याल मात्र से ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। उससे बात बात पर लड़ने का मन करता है। उसके साथ टाइम बिताना अब मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। लेकिन जैसे ही वह मेरे आसपास आता है तो पता नहीं मेरी रूह क्यों खरी हो जाती है। मैं उसी के साथ ऐसा सब कुछ क्यों फील करती हूँ और किसी के लिए तो ऐसा फील नहीं होता। पहले तो ऐसा नहीं था, जाने अनजाने पता ही नहीं कब वह अकरू मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। पुलकित पढ़ते हुए बुदबुदाया, मेरी लाइफ का तुम भी इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, पर किस्मत तो देखो किसी ने भी नहीं कबूला। कहते हुए उसने आगे पढ़ना शुरू किया। शायद मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है। हाँ चहक, मुझे उससे प्यार हो गया है। मेरा मन कर रहा है मैं जाकर उसको चीख चीख कर बता दूं कि आई लव यू अकरू, पर मुझे तो उसका कुछ पता ही नहीं है कि वह मुझे पसंद करता है या नहीं। नहीं, वह मुझे पसंद नहीं करता होगा। वह भला मुझे क्यों पसंद करेगा? मैं पागल सी तो हूँ। मैं हमेशा उससे लड़ती फिरती हूँ और वह कहाँ मुझसे बिल्कुल उल्टा। कितना समझदार है। पर कोई नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। मेरा मन तो कर रहा है आज ही उसे अपने दिल की बात बोल दूं, पर नहीं, अब मैं उसकी ट्रेनिंग से वापस आने का इंतजार करूंगी, तभी बोलूंगी। पुलकित अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, काश मैंने उस दिन कुणाल की बात मान ली होती और तुमसे बोल दिया होता तो शायद हम दोनों को ही आज का यह दिन देखने को नहीं मिलता। मेरी फूटी किस्मत तो देखो, मैं इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था, पर देखो जब आज मुझे सब पता चला है तो पता नहीं क्यों खुशी कहीं गायब सी है। अनहोनी के बारे में पहले से पता होने की वजह से वह बेचैन था, लेकिन हिम्मत करके उसने आगे पढ़ना जारी रखा, यही सोचकर कि शायद कोई क्लू मिल जाए जो अब तक उसे नहीं पता था। अब पुलकित तो चला गया, कॉलेज भी खत्म हो गया, पर उस अकरू की याद बार बार आ रही है। उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है यह 9 महीने उसके बिना कैसे बिताऊंगी। पुलकित डायरी को पढ़ते हुए उस समय रह चुकी चहक की मनोदशा को अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि वह अभी तो इतने सालों से उसके इंतजार में ही जी रहा था। भारी मन से वह आगे पढ़ने लगा। आज मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी दिनों बाद ही सही। आज मुझसे मिलने रवि आया था। उसने काफ़ी देर तक मुझसे बातें की थी। वैसे आमतौर पर मेरी उससे बात कम ही हो पाती है, पर वह मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो उससे बिना बात किए भी हम दोनों एक दूसरे के बारे में अनजान नहीं है। मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक वही तो है जिसे मैंने अपना माना है।
बाकी सब तो किसी न किसी लालच से मेरे साथ हैं। मैं कॉलेज जाने से पहले ऐसे ही कई रिश्तों से लिपटी रही हूँ। अब तो रिश्तों से मेरा विश्वास ही उठ गया है। पर थैंक्स टू गॉड, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे दोस्त दिए हैं, जिनकी वजह से मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले उनका सॉल्यूशन उनके पास होता है। सडनली देखो, आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। बहुत मिस कर रही हूँ मैं सबको। आज मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाई, क्योंकि दोस्तों में गिन्नी भी तो शामिल है। पर पता नहीं आजकल वह मुझसे क्यों खफा खफा रहती है, बात भी नहीं करती है। मैं उसके पास मिलने गई थी, पर उस तक पहुंचकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई। जो मैंने देखा वह मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वह चीज़ सोचकर ही मेरी सांसें ऊपर को आ जाती है। मैंने जब उससे इसका कारण पूछा, तो उसने एक अलग ही किस्सा मुझे बताया, जिसे सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। ना चाहते हुए भी मुझे आज जैकी शर्त माननी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ गिन्नी के लिए। वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जैसे शादी करूंगी। पर किस्मत से ज़्यादा भला किसी को कुछ मिला है क्या? इसलिए मैंने हालातों से समझौता कर लिया है। वैसे तो मैं जब भी जय का चेहरा देखती हूँ, तो उसकी घिनौनी हरकत फिर रूबरू हो जाती है। पर अब क्या कर ही सकती हूँ। पापा के जाने के बाद आज तक सच्चे प्यार, सच्चे रिश्ते के लिए तरसती आई हूँ। हाँ, बीच में लगने लगा था कि जल्दी ही मुझे सब नसीब होगा, पर अब सब साफ है। इसलिए फाइनली आज सब कुछ भुलाते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे शख्स के नाम कर दी है, जिसको कभी मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। अगर गिन्नी का सवाल नहीं होता, तो मैं यह कभी नहीं करती। शायद इसे ही ज़िंदगी कहते हैं, जो कभी सोचा ना हो वह होता है। अब क्या ही लिखूं, आज मेरी ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। मैंने अपने हालातों से हारकर सब कुछ ठीक करने की बहुत कोशिश भी की। मैं जय और अपने बीच सब कुछ ठीक कर सकूं, पर पता नहीं उसके अंदर कौन सी बात है जो मेरे लिए उसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम सबके सामने बेशक पति पत्नी वाला रिश्ता दिखाते हैं, पर हमारा रिश्ता ऐसा है जैसे आग और पानी, जो कभी साथ रह ही नहीं सकते। अभी तक तो वह सिर्फ मुझे जली कटी ही सुनाता था, पर आज तो उसने मुझे मारना भी शुरू कर दिया। इस प्यारे से रिश्ते को अब उसने इतना जहरीला बना दिया है, जिसमें पहले ही कोई मिठास नहीं थी, पर अब होने की कोई उम्मीद भी नहीं बची है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं ही पीस रही हूँ। जिंदगी तो उसने अपनी भी खराब कर ली है। अपने सारे सुख चैन छोड़कर उसका फोकस सिर्फ मुझे टॉर्चर कैसे करे इस पर रहता है। पुलकित की पढ़ते हुए आंखें नम हो गई थी। उसने कुछ देर के लिए डायरी बंद करके साइड में रख दी और फोन में से चेहक का फोटो निकालकर उसे निहारने लगा। कितना कुछ सहा है तुमने, पर अब और नहीं। चहक, तुम्हारा पुलकित तुम्हें इस सब से आज़ाद करवा कर ही रहेगा। कुछ देर बाद उसने डायरी खोलकर फिर पढ़ना शुरू किया। आज वह दिन भी आ गया, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हाँ, पुलकित मुझसे मिलने आया था। उसको देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द सब भूल गई थी। पर यह तो मुझे पता ही नहीं था कि जिस दिन वह मेरे सामने आएगा, उस दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उसका सामना करना। कैसे करूँगी मैं? जिसका मुझे डर था वही हुआ। आज उसकी आंखें मुझसे बहुत सवाल कर रही थी। उसने सामने से मुझसे पूछने की कोशिश भी की, पर मैं कुछ नहीं कह सकी। मैं उसकी आंखों को साफ साफ पढ़कर कह सकती हूँ कि वह मेरे इस फैसले से पूरी तरह टूट चुका था। पर अब हो ही क्या सकता है, मैं तो टूट ही चुकी हूँ। अपना दर्द उससे साझा करके उसे और परेशान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे उससे कुछ उम्मीद थी, शायद मेरे बिना कहे वह मुझे समझ ले, जैसे पहले करता आया है। पर यह क्या था? जैसे दुनिया वालों ने हमें एक हसीन कपल समझ लिया, वैसे ही पुलकित ने भी आखिरकार मान ही लिया। उसने कितनी आसानी से मेरा हाथ जय के हाथ में दे दिया और यहाँ से चला गया। मुझे उसके आने की आस थी कि वह आएगा और मुझे इस नर्क से निकालेगा, पर वह तो उल्टा मुझे जय को सौंप कर चला गया। अब तो कोई चमत्कार होने की उम्मीद भी नहीं बची है। अब उससे भी फासलों का एहसास हो गया है मुझे, क्योंकि जब मैंने उससे कहा ना कि मैं ठीक हूँ, तो उसने एकदम मान लिया। जय ने मुझसे बदला लेने के लिए आजकल नया पैंतरा शुरू किया है। वह मेरी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट करने लगा है। पहले मुझे काफ़ी दर्द होता था, पर अब आदत हो गई है। वह मुझे डोज के लिए तरपाता है, भीख मांगनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है उसके सामने, गहरे घाव देकर कितना खुश होता है। इस तन्हाई भरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। काश कोई होता जो मुझे यहाँ से ले जाता। अब तो मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे मौत ही आ जाए, जिस वजह से इन सब से छुटकारा मिल सके। वह आगे पलटने लगा, पर डायरी में आगे कुछ भी नहीं लिखा था। वह बार बार डायरी को अच्छे से खंगाल रहा था कि शायद आगे कहीं कुछ लिखा हो, पर उसे आगे कुछ भी नहीं मिला। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया,
कि इस समय मेरा चहक से मिलना ज़रूरी है, मुझे उससे मिलना ही होगा। सोचकर जैसे ही उसने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 4 बज चुके थे। वह कुछ सोचकर रुका, फिर बोला, नहीं, मैं अब और इंतज़ार नहीं करूँगा। इंतज़ार करके आखिर आज तक मिला ही क्या है? यह सोचकर वह गाड़ी लेकर घर से डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर के लिए निकल गया। कुछ देर में वह डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर पहुंच चुका था और वहां से सीधा रिसेप्शन पर पहुंचकर बोला, मुझे चहक से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठा शख्स बोला, सॉरी सर, आप उनसे नहीं मिल सकते। पर क्यों? वह ठीक तो है ना? सर, वह बिल्कुल ठीक है, पर आप अभी नहीं मिल सकते क्योंकि विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो चुके हैं। आप उनसे सुबह 9 o'clock के बाद कभी भी मिल सकते हैं। पुलकित उसकी बात सुनते ही उस पर चिल्ला पड़ा, मुझे उससे मिलने के लिए किसी विजिटिंग टाइम की ज़रूरत नहीं है। कहकर उसने उसकी आईडी कार्ड उसे दिखाया। उसका कार्ड देखकर उसने उसे थोड़ी देर कॉरिडोर में वेट करने को कहा और एक नर्स को चहक को लेने के लिए भेज दिया। पुलकित कॉरिडोर में चहक का वेट करते हुए इधर उधर चक्कर काट रहा था। तभी किसी नर्स के बजाय किसी शख्स ने पीछे से आकर कहा, सर, मैंने उनसे जाकर कहा कि आप आए हैं तो वह यहाँ क्यों नहीं आई है? कहाँ है चहक? सर, आपका नाम सुनते ही वह बेचैन हो उठी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने आपसे मिलने से मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर सकती है वह? ठीक से नाम बताया था ना मेरा? सर, मेरा यकीन मानिए, जैसा आपने कहा था हूबहू शब्दों में मैंने कहा था उनसे। ये सुनते ही पुलकित की आंखें भर आई और सोचने लगा कि चहक ने मुझसे मिलने के लिए क्यों मना किया। जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो वह बोला, कोई नहीं, वह नहीं आई यहाँ तो मैं तो जा सकता हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। कहाँ है चहक? ठीक है सर, आप चलिए। पुलकित उसके पीछे हो लिया। वह बालकनी से होते हुए कमरों की कतार के सामने से निकलते हुए दूसरे छोर पर बने 3 कमरों की तरफ बढ़ा, जिसमें से एक कमरा चहक का था। वह शख्स दरवाजे को नॉक करने ही वाला था कि तभी पुलकित ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उससे कहा, आपका बहुत शुक्रिया, अब आगे मैं ही मिलूंगा। पर सर, वह तो आपसे, हाँ जानता हूँ, नहीं मिलना चाहती है, पर मैं सब हैंडल कर लूँगा और अगर कुछ ठीक नहीं लगा तो मैं आपको बुला लूँगा। ठीक है सर, जैसा आप चाहे, कहकर वह वहाँ से चला गया। तभी पुलकित ने गहरी सांस भरते हुए कमरे के दरवाजे को नॉक किया। चहक बिस्तर पर लेटी हुई थी। वही पुलकित ने दरवाजे को कई बार नॉक किया, पर चहक ने तब भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो पुलकित ने थोड़ी देर बाहर वेट करने के बाद कुछ सोचते हुए रूम के अंदर जाना ही सही समझा और अगले ही पल उसके कदम कमरे के अंदर हो लिए। जब वह अंदर आया तो उसने देखा कि सामने बेड पर चहक लेटी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे कितनी गहरी नींद में हो, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। वह थोड़ा आगे बढ़ा। चहक की आंखें अभी टिमटिमा रही थी। पुलकित अब तक तो समझ ही चुका था कि चहक कोई नहीं, बस उससे ना मिलने के लिए ऐसे सोने का नाटक कर रही है। पुलकित उसकी बगल में आकर बैठ गया और एकटक उसको बहुत ध्यान से देखने लगा और उसको यूं ही प्यार से देखते हुए सहसा ही बोला, चहक, तुम अभी भी वही मासूम सी हो जो पहले बच्चों की तरह चुलबुली थी। मैं जानता हूँ तुम सोई नहीं हो, क्योंकि मैं समझ तो गया ही हूँ कि तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती हो। लेकिन चहक, मैं अब तुमसे मिले बिना, बात किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बहुत सह लिया तुमने अकेले अकेले सब, अब और नहीं। कहते हुए पुलकित की आंखें नम हो चुकी थी। पुलकित ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर आगे बोला, अब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो तुम्हें कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा होगी और होना भी चाहिए। तुम्हारी सारी उम्मीद मुझसे जो थी कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन चहक, मैंने तुम्हें बचाना तो दूर और तुम्हें उस नर्क में झोंक दिया। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। चहक, तुम जो चाहे सजा मुझे दे सकती हो, पर मुझसे ऐसे मुंह तो नहीं फेरो। कहते हुए पुलकित का गला रुंध गया था। उसकी ऐसी दशा देखकर चहक की भी दोनों आंखों के किनारों से आंसू की धारा जैसे बहने ही वाली थी, पर वह पुलकित को यह बिल्कुल जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने एकदम से उठते हुए हड़बड़ाहट में पुलकित से हाथ छुड़ाते हुए तुरंत ही बेड से खड़ी हो गई और उससे पीट करके अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, आप कौन है और यहाँ कैसे? यह क्या सवाल है? तुम मुझे नहीं जानती क्या? मैं पुलकित हूँ, भूल गई तुम मुझे? सॉरी, पर अब मैं इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानती हूँ। चहक की आवाज़ में इतना रूखापन था जो पुलकित के कान सुन नहीं पा रहे थे। चहक, तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो हमारा रिश्ता? कौन सा कैसा रिश्ता? शायद आपको यह नहीं पता है कि मेरा इस दुनिया के किसी भी शख्स से कोई रिश्ता नहीं है। आप बस यह बताइए, क्या काम है आपको मुझसे जो इस समय आप यहाँ पर हैं और सुबह तक का भी इंतजार नहीं हुआ आपसे? व्हाट काम? चहक, तुम ऐसे पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
चहक जैसे तैसे करके पुलकित को वहां से भेजना चाहती थी, इसलिए उसने पुलकित की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, वैसे टाइम देखा है क्या आपने? नहीं देखा तो देख लीजिए, सोने का टाइम है सबका। लगता है आप तो सोते नहीं हैं और किसी को सोने भी नहीं देते। हाँ चहक, सही कहा तुमने, सोना तो अब किस्मत में बचा ही नहीं है। पर यह क्या, तुमने मुझे नहीं पहचाना? ऐसे कैसे बात कर रही हो? आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मतलब काम क्या है आपको मुझसे? अब काम से ही बात करोगी मुझसे? तुम्हारा अकरू खड़ा है सामने, बहुत सी शिकायतें करनी होगी ना तुम्हें मुझसे, पर ऐसे करोगी कि मुझे भूल ही जाओगी? यह कभी नहीं सोचा था मैंने। पुलकित ने बेड के साइड में रखे टेबल पर से जग से ग्लास में पानी डालते हुए बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग अब तक सोया हुआ है। आओ पहले आराम से यहाँ बैठो और ये पानी पियो, फिर बात करते हैं। पुलकित की बातें सुनकर चहक की आंखें नम हो गई। आंखों से आंसू सब्र का बांध तोड़ने को फिर से बेताब हो गए। पर चहक ने हिम्मत दिखाते हुए पुलकित को अपने मन में उभर रहे एहसासों से अवगत नहीं होने दिया और गुस्से में उसकी आंखों में आंख डालती हुई गिलास को उसकी तरफ करते हुए बोली, इसकी मुझे नहीं, आपको ज़रूरत है। शायद आप समझ पाएँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ही समझा दीजिए। क्या पता कम से कम इस ज़बरदस्ती के आपके किस्से से तो बचूंगा। देखिए, अब आपका ज़्यादा हो रहा है। जी मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। अच्छा, क्या चाहती हो? चला जाओ यहाँ से। नहीं बात करना चाहती मुझसे? चहक चुप्पी साधे नज़र नीचे चुराते हुए भूत बनी हुई खड़ी रही। नहीं करना चाहती हो तो मत करो। एक बार वही अपने पुराने अंदाज में कह दो, मैं चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। इतना तरसा हूँ मैं चहक, अभी नहीं बता पाऊंगा। कुछ तो बोलो चहक, अब मुझसे तुम्हारी चुप्पी नहीं सही जाएगी। इस बेरुखी की वजह क्या है? तुम कह सकती हो मुझसे। अब कहने बताने को बचा ही क्या है मिस्टर? जिस चहक को शायद आप मुझ में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वह तो कई सालों पहले ही मर चुकी है। घर वालों ने तो अब तक श्राद्ध भी कर दिया होगा। वैसे पहले ही कौन खुश थे मुझे देखकर। सबको मैं बोझी लगती आई हूँ, और यह जो मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ ना, वह मैं नहीं, बल्कि वह तो सिर्फ एक जिंदा लाश है और कुछ नहीं। क्योंकि कल सुबह के बाद वाकई में एक लाश बन उसके आगे पुलकित ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं चेक, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अब चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता है। डू यू नो टू whom यू आर टॉकिंग राइट नाउ? मैंने मर्डर किया है। नहीं चेक, ऐसा तुम मत कहो। हाँ मैंने किया है मर्डर, मैंने कत्ल किया है। मैंने अपने पति का कत्ल। आप यहाँ अपना समय जाया कर रहे हैं। पुलकित चहक के कहे शब्दों से अंदर तक पूरी तरह हिल गया था। वैसे तो उसे पहले से ही पता था कि इतना भी आसान नहीं होगा चहक को इन सब से बाहर निकाल पाना। पहले मुझे चहक के ठीक होने की फिक्र थी, और अब इसको इन बुरी यादों से बाहर निकालने की। पुलकित यही सब सोच रहा था कि चहक ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ। यह तो मेरी करनी थी जो मैं भर रही हूँ। पर आप दिखते तो अच्छे घर से हैं, लेकिन यहाँ यूं रात में एक दोषी के साथ इस पागल खाने में क्या कर रहे हैं? यह सब आपको शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे लोग आपके बारे में? जाइए अपनी दुनिया में खुश रहिए। क्यों दुखों का दामन थामने आए हो? चहक ने इतना ही कहा था कि पुलकित का फोन रिंग होने लगा। पुलकित ने एक नज़र चहक को देखा और एक नज़र फिर फोन की तरफ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब फोन रिंग होकर कट गया, लेकिन पुलकित ने फोन नहीं उठाया। वह चहक की कही बातों पर पलटवार कर ही रहा था कि उसका फोन फिर से बजने लगा। तब चहक ने कहा, लगता है यहाँ आकर जगह का असर आप पर भी होने लगा है। फोन कब से बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे हैं? पुलकित की नज़र एक बार फिर फोन पर गई और उसने फोन की तरफ देखा और सोचा, मन तो कर रहा है कि इसे अभी फेंक दूं। किसको इतनी बेताबी हो रही है मुझसे बात करने की, जो रुक ही नहीं रहा है। सोचते हुए स्क्रीन पर देखा तो किसी लैंडलाइन का नंबर था। मन तो नहीं था उस समय चहक के अलावा किसी से भी बात करने का, पर बार बार बजने की वजह से हार कर आखिर में पुलकित ने कॉल रिसीव ही कर ली। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। पुलकित ने सुनते ही तेजी से कहा, आप इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? ठीक तो है ना? किसी ने दूसरी तरफ से कुछ कहना चाहा, पर पुलकित ने बिना कुछ सुने कहा, मैं फौरन आ रहा हूँ, और फ़ोन कट कर दिया। पुलकित के चेहरे पर परेशानी की शिकन को साफ साफ देखा जा सकता है, जिसे चहक ने भी भांप लिया था। वह उसकी इस परेशानी की वजह जानना चाहती थी, पर पूछे तो कैसे। इसी सोच विचार में चहक डूबी हुई थी कि तभी पुलकित ने चहक को कहा, चहक मुझे भी फौरन निकलना होगा। पुलकित एकटक चहक को देखता रहा। शायद वह चहक के मुंह से कुछ सुनना चाहता था कि वह उसे रोके, कुछ उससे पूछे, पर चहक की चुप्पी को देखते हुए पुलकित ने वहां से अभी जाना ही सही समझा, और वह वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था
कि तभी चहक के कहे शब्द उसके कानों में गूंजे, मिस्टर, और हाँ, दोबारा इस जगह पर मत आना। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और आप अपनी ज़िंदगी मेरी वजह से खराब मत करो। पुलकित ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, चहक, तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे पास अभी वक्त बहुत कम है, पर जाते हुए इतना ही कहूँगा कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। मेरी सांसों की डोर तुमसे जुड़ी हुई है। तुम ही हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मैं तो समझ गया, जानता हूँ, समझता तो तुम भी हो, पर हाँ, यह बात अलग है कि इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। अभी मुझे निकलना होगा, कहकर पुलकित वहां से निकल गया। हो सके तो मेरे कहे शब्दों पर गौर जरूर करना। चहक पुलकित को जाते हुए देखती रही। चंद सेकंड में पुलकित उसकी आंखों से ओझल हो गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।